क्रिप्टो एक गेम है नरेटिव्स का। जिस जिस को भी नरेटिव के साथ प्ले करने आ गया ना, वो यहाँ पर बहुत पैसा कमा सकता है। एक बुल रन के अंदर जब हम एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखते हैं, तो कम से कम 50 नरेटिव बदल बदल कर आते हैं। लेकिन कई बार हमारा जो बैग होता है ना, वो पुराने कॉइन से भरा होता है और हमें पता भी नहीं होता ये कौन से नरेटिव में चलेंगे। तो इस कारण से हमारा पोर्टफोलियो वहीं के वहीं रह जाता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम एक नए नैरेटिव की बात करते हैं, डीप इन। अब जानने की कोशिश करते हैं डीप इन क्या है और कितना पोटेंशियल है, कितनी ग्रोथ इसके अंदर होगी। क्रिप्टो की 2024 में ना बहुत सारे ट्रेंड आते हैं, जिसमें मैंने नंबर वन पे एयर ड्रॉप रखा है। क्योंकि ट्रेंड का मतलब क्या है, नैरेटिव्स का मतलब क्या है कि जिससे यूज़र अट्रैक्ट हों, यूज़र को समझ भी आए कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ एयर ड्रॉप की बात चलती है कि कौन सा नया प्रोजेक्ट आके एयर ड्रॉप दे रहा है, चाहे वो टेस्ट नेट से मिले, स्टेकिंग से मिले और किसी भी फंडे से मिले। लेकिन एयर ड्रॉप नंबर वन नैरेटिव है यहाँ पर। लेकिन आज जिस नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। हमारा जो नैरेटिव है वो डीप इन के बारे में है। अब ये डीप इन क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, डीप इन को फुल फॉर्म में ये बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर, उनको ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करना। आप सभी को पता है, जब से ब्लॉकचेन आया तो वो ये कहते हैं सारी दुनिया में सब जगह ब्लॉकचेन का यूज़ करेंगे हम, हर एक सेक्टर के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए अलग अलग नैरेटिव भी तो बनता है। लाइक आप एनएफटीज की बात कर लो, या फिर एआई के साथ देख लो कि एआई के साथ क्रिप्टो को जोड़ के एआई प्लस क्रिप्टो नैरेटिव हो गया। लेकिन डीप इन के साथ क्या करना चाहते हैं वो, कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको ब्लॉकचेन के साथ कैसे कनेक्ट करें, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो इस नैरेटिव के अंदर फॉल्स करते हैं। तो गाइज नंबर वन पर आता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से हो जाए, जो कि डीप इन की कैटेगरी के अंदर ही है, तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं यूज़र को भी, कंपनी को भी। कैसे वो इंटरमीडिएट को बीच में से हटा सकते हैं, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ पर फोकस हो सकता है। एनर्जी सेक्टर के साथ भी यहाँ पर ग्रोथ के काफ़ी चांसेस हैं। एक मानना तो यही है कि ब्लॉकचेन को सारी इंडस्ट्री में लेके जाएंगे और वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे उनकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को। अगर एनर्जी सेक्टर के साथ हम देखें तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी आते हैं, ये एनर्जी रिलेटेड वर्क कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। लेकिन ये इम्प्रूव कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन के साथ ब्लॉकचेन को कनेक्ट करेंगे? इवन कि वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेंडिंग चीज़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं ब्लॉकचेन को, और क्या-क्या हमें उसमें फ़ायदे मिल सकते हैं? जैसे व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन हो गए, उनके साथ भी कनेक्ट करना, डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट आईओटी नेटवर्क, जो डीप इन का बिल्कुल बेस है, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपके जो ऐसे गैजेट होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जो इंटरनेट की मदद से चलते हैं। जैसे आप टोल से भी जाते हो, गाड़ी टोल से लेके जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका फास्टैग में से बैलेंस कट जाता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आईओटी की देन है। तो आईओटी से हम कैसे-कैसे कनेक्ट करेंगे ब्लॉकचेन को, और उससे हम क्या-क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये डीप इन है। मैंने आपको यहाँ पर कई सारे सेक्टर बताए। इनके अलावा भी दुनिया में ऐसे पचासों सेक्टर हो सकते हैं जो डीप इन की कैटेगरी में आएँगे, यानी कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस कैटेगरी में आएँगे, और ब्लॉकचेन उनको बहुत फ़ायदा दे सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डीप इन की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 पर फाइलकॉइन आया आपका। फाइलकॉइन क्या करता है? डेटा स्टोरेज का काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। अब इन्होंने डीप इन की कैटेगरी में डाला। डेटा स्टोरेज प्लस ब्लॉकचेन तो हो गया डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। अब फाइलकॉइन क्या कर रहा है? वो डेटा स्टोरेज पे काम करता है। ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो गया, तो वो डीप इन की कैटेगरी के अंदर आ गया, यानी कि उनका एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म है। सेकंड आ गया रेंडर। आपको पता है रेंडर एक बढ़िया प्रोजेक्ट है जो जीपीयू की रेंडरिंग वगैरह करने के काम आता है, डिसेंट्रलाइज्ड। अब इसका काम क्या आ गया? नाम आ गया ना, जीपीयू। यानी कि उसका एक फिजिकल काम है, जिसको वो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करके फ़ायदा उठा रहा है। तो रेंडर भी इस कैटेगरी में आ गया। डेटा नेटवर्क, आईओटी, ये आकाश नेटवर्क, सिया कॉइन, आईओटीएक्स, ये आईओटी पे काम करता है। जो आईओटी डिवाइसेज़ होती हैं, आईओटी अब इस पे करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं।
लेकिन इस कैटेगरी को, इस डीपिन को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी टेक्निकल सर्विसेज़ आज आप यूज़ कर रहे हो, उनका ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होना ही डीपिन है। मतलब आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो गैजेट्स, जो डिवाइसेज़ आज आप यूज़ कर रहे हो, उनका ब्लॉकचेन के साथ कनेक्शन, इसे हम डीपिन कैटेगरी बोल सकते हैं, वो ठीक है। जैसे आकाश नेटवर्क की बात करें, ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे फ़ोकस करता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, ये इसके ऊपर काम कर रहा है। और इस टाइप के ना बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैंने आपको डेटा स्टोरेज का बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग का बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बताया, एनर्जी का बताया। इस तरह से डीपिन का सेक्टर बहुत बड़ा है। तो फ़ोकस करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। साथ में ये भी ज़रूर सोचना होगा, क्या एग्ज़िस्टिंग ब्लॉकचेन्स आपकी इतनी कैपेबल हैं, इन सभी को अपनी सर्विसेज़ दे सकें? क्योंकि हम जो इंडस्ट्री पर फ़ोकस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी है। लेकिन अभी जो ब्लॉकचेन्स हैं, वो इतनी स्केलेबल नहीं है। 1-2 हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नेटवर्क का लोड आने पर वो भी बैठ जाती हैं। तो जो मेजर इश्यू यहाँ पर सामने आ रहा है वो है स्केलेबिलिटी। अगर आपका नेटवर्क इतना स्केलेबल है, जो रियल लाइफ के यूज़र्स को, क्योंकि बिलियंस ऑफ पीपल दुनिया में रहते हैं, अगर आप इन बड़े सेक्टर्स पर फ़ोकस करोगे और अपनी सर्विसेज़ देने की कोशिश करोगे, तो आपको स्केलेबल होना होगा। आपकी ब्लॉकचेन इतनी एफिशिएंट हो जो रियल वर्ल्ड के डेटा के साथ या रियल वर्ल्ड की जो ट्रांज़ैक्शन है उनका लोड ले सके। अभी तो बस क्रिप्टो के यूज़र हैं, कितनी ही ट्रांज़ैक्शन हो जाती हैं, लेकिन जब ये पूरी दुनिया अडॉप्ट करने लगेगी, तो आपको एक ऐसी ब्लॉकचेन भी तो चाहिए जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा हो, डिसेंट्रलाइज़ हो, फास्ट हो। हर्डल्स बहुत सारे आते हैं काम में, तो बार-बार मैं यही कहता हूँ, वी आर एट द अर्ली स्टेज, कि हम बहुत अर्ली हैं अभी क्रिप्टोज़ के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर भी। तो सीखते चलिए और फ़ोकस करिए कि आप नैरेटिव के साथ प्ले करें। ये नैरेटिव्स जो हैं, वो मार्केट मेकर बनाते हैं। जो आपके एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, जिनको आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो कई सालों से, वो ही किसी न किसी अच्छे नैरेटिव में आगे जाके फ़ॉल करेंगे, जो आपको पता भी नहीं होगा। क्योंकि नैरेटिव बनाएँगे नहीं तो मार्केट चलेगी कैसे? तो गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ट्विटर पर ज़रूर फ़ॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।